खबर दुष्यंत चौटाला की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शराब घोटाले मामले में ये मुश्किलें दुष्यंत चौटाला की बढ़ सकती हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, घोटाले की एसआईटी रिपोर्ट की जांच सीबीआई और ईडी से कराने की मांग उठने लगी है। हाईकोर्ट के वकील प्रदीप रापड़िया ने इसके लिए एक पत्र भी लिखा है। एक पत्र लिखकर इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराने की मांग की है। एसआईटी ने घोटाले की जांच सीबीआई या ईडी से कराने की मांग पहले भी की थी और अब इस मामले में हाईकोर्ट के वकील प्रदीप रापड़िया की तरफ से भी एक पत्र जो है वो लिखा गया है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहले ही ये बात क्लियर कर चुके हैं कि अगर दुष्यंत चौटाला मामले में, शराब घोटाले मामले में दुष्यंत के खिलाफ कोई शिकायत मिलती है तो उसकी जांच जरूर होगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा था कि कोई लिखित में शिकायत आती है, लिखित में एप्लीकेशन आती है तो सरकार जो है उसकी जांच करवाएगी। और इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी ये बात कह चुके हैं कि शिकायत आने पर मामले में तेजी से जांच होगी। देखिए, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मेरे साथ हाईकोर्ट के वकील प्रदीप रापड़िया जी जुड़ गए हैं, जिन्होंने खुद एक पत्र जो है वो सीएम को लिखा है। सीधे रुख करते हैं अपने मेहमानों का और बहुत स्वागत है प्रदीप रापड़िया जी आपका हरियाणा न्यूज पर। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि ये जो पत्र आपने लिखा है, क्या कुछ उसमें आपने बात कही है सरकार से, क्या कुछ आपने मांग की है? सबसे पहले उस पत्र को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, पहले तो पत्र की जो है बैकग्राउंड समझने की जरूरत है। 2020 में जब ये घटनाक्रम जो कांड हुआ था जिसमें लगभग 50 लोगों की जान चली गई थी, उस वक्त हमने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। हमने कहा था कि पूरे मामले की जांच जो है सीबीआई और या ईडी से होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन के दौरान भी खूब शराब बिकी थी और उसी दौरान ये जो है मौतें भी हुई थी। तो उसमें सीबीआई और ईडी को नोटिस हो गया था। नोटिस होने के बाद ये एसआईटी गठित हुई और जनवरी 2021 में ये रिपोर्ट एसआईटी ने श्रीकांत यादव थे एडीजीपी, उन्होंने ये रिपोर्ट सरकार को दी थी। साफ उसमें रिकमेंडेशन की थी कि ये जांच जो है सीबीआई और ईडी के द्वारा ही संभव है, क्योंकि ये जो पूरा स्कैम है, ये पूरा शराब घोटाला है, अलग अलग स्टेट में फैला हुआ है। तो उस बैकग्राउंड में अभी हाईकोर्ट में 23 मई को तारीख है, तो उससे पहले हमने ये देखा कि क्यों ना इस बारे में एक बार सीएम साहब को और चीफ सेक्रेटरी को और एंटी करप्शन ब्यूरो को इस मामले से अवगत करवाया जाए कि शायद इनको ना पता हो कि 2021 में एक ऐसी रिपोर्ट सरकार के पास आई थी। तो इनको याद दिलवाने के लिए हमने ये लेटर लिखा है कि नहीं तो हम हाईकोर्ट के सामने वो रिपोर्ट रखेंगे जो सरकार को 2021 में पेश की गई थी और उस रिपोर्ट में खारिज। तो आप कह रहे हैं कि सर 2021 में ये रिपोर्ट आई थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई एक्शन आगे नहीं लिया गया, कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया गया, कोई एक्शन लिया गया है। और उस रिपोर्ट में 2-3 बड़ी मैं बातें कहूँ तो सबसे बड़ी बातें हैं जो कि बड़ी पब्लिक को तंग करने वाली है, कि जो चिंतित है हम लोग, जो आम लोग हैं सब, उसमें लिखा गया है कि जो 50 से 47 जो है एग्जैक्ट फिगर ये थी, जो 47 मौतें हुई उसके लिए जो संबंधित अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, साइबर टैक्सेशन के ऑफिसर्स हैं, वो जिम्मेवार हैं। और तो और जो क्रिमिनल इसमें जिम्मेवार हैं वो लगातार पुलिस और शराब बेचने वालों के संपर्क में, देखिए सीडीआर उसमें एसआईटी में लिखा हुआ है। ठीक है। दूसरा ये कहा गया कि लगभग 2,500 करोड़ का स्कैम है। तीसरा ये लिखा गया कि जो गुजरात में जाती है शराब की स्मगलिंग होती है वो 80%, 70 से 80% हरियाणा से होती है। इसी तरह बिहार में जो जाती है 43%, 43% हरियाणा से जाती है। इसी तरह लिखा गया है कि पिछले 3 सालों में हरियाणा से दिल्ली में स्मगलिंग बढ़ी है शराब की। तो मेरा ये कहना है कि जब एक दिल्ली में जो है लगभग 200-300 करोड़ का स्कैम बोलते हैं कि शराब घोटाला हुआ, हरियाणा में लगभग 10,000 करोड़ का स्कैम है। इसके अलावा जो यहाँ पे 47 डेथ हुई है और उसके बावजूद भी सरकार जांच नहीं करवाना चाहती है, तो क्या दिखाता है? हाँ। और खासतौर से मामला हाईकोर्ट में है, ईडी के संज्ञान में है, सीबीआई के संज्ञान में, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सीधे सीधे सर आप सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं
क्योंकि आप कह रहे हैं कि एसआईटी की रिपोर्ट आ गई थी और तभी ईडी और सीबीआई से जांच कराने की मांग इस पर होने लगी थी, लेकिन सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद आपको ये पत्र जो है लिखना पड़ा और एक बार फिर से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना पड़ा। जितना मैं आपकी इस बात को समझ पाई हूं, आपने ये एक्सप्लेन किया है। ठीक है सर, आप बने रहिए क्योंकि और भी कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका परिचय करवा देती हूं, उसके बाद चर्चा को आगे कंटिन्यू करेंगे। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता नेहा धवन जी जुड़ी हैं। बहुत स्वागत है नेहा धवन जी आपका। मेरे साथ जेजेपी के प्रवक्ता विवेक चौधरी जी जुड़े हैं। मेरे साथ अमित तिवारी हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर भी जुड़ गए हैं। सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। सबसे पहले नेहा धवन जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए प्रदीप रापड़िया जी को आप भी सुन रही होंगी, उन्होंने बड़ी बात ये कही है कि 2021 में ही रिपोर्ट आ गई थी, तब सीबीआई और ईडी से जांच की मांग उठने लगी थी, लेकिन सरकार ने तब भी कोई इस तरफ एक्शन इस तरह का नहीं लिया, जिसके बाद अब उनको पत्र लिखकर एक बार फिर से सरकार का जो ध्यान है इस ओर आकर्षित करना पड़ा है। नेहा धवन जी। देखिए सृष्टि जी, बिल्कुल ये मामला जो है हरियाणा सरकार के सामने में आया था और इसमें उस समय हमारे जो गृह मंत्री थे वो अनिल विज जी थे और उन्होंने इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए एक एसआईटी का गठन किया था और उस एसआईटी कमेटी ने लगभग 3 महीने तक का समय जो है मिनिमम लिया था अपनी पूरी जांच पड़ताल करने में और पूरे हरियाणा प्रदेश के जितने भी थाने हैं उन सबको इन्वॉल्व इसमें किया था। और जहां का ये मामला आया था उनके संबंधित जो पुलिस अधिकारी थे उन पर भी जांच हुई थी और उसके बाद 3 महीने के कार्य का जो टाइम उनको लगा था, उसके बाद लगभग 15 किलो की रिपोर्ट तैयार हुई थी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि वो थाउजेंड्स ऑफ पेपर्स की एक रिपोर्ट तैयार हुई थी जो सबमिट कराई गई थी और उसके अध्ययन के लिए एक समय जरूर लगता है, क्योंकि जब इतनी बड़ी एक रिपोर्ट कोई पेश होती है सरकार में किसी भी विभाग के अंदर और विभागीय जो कार्रवाई है उसको करने में थोड़ा समय लगता है। और उसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंच गया था और कोर्ट में विचाराधीन है और अभी मई में उसकी 28 मई की जो ये तारीख लगी हुई है इस पर सुनवाई है। तो जब इस तरह की कार्रवाई चलती है, मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ इस बात को, क्योंकि मैं भी एक एडवोकेट हूँ और प्रदीप जी भी एक एडवोकेट हैं और प्रदीप जी इस बात को बहुत बाखूबी समझते हैं। देखिए वो एक अच्छे नागरिक की तरह उन्होंने जो पत्र लिखा है सरकार के पास में, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और वर्तमान के जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं उन्होंने भी ये आश्वासन दिया है कि हम इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और एक बात मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी जिससे प्रदीप जी भी वाकिफ होंगे और वो भी इस बात से एग्री करेंगे कि सोनीपत में जब ये मामला हमारे सामने आया था तो संबंधित 2 एसएचओ और लगभग 13 पुलिस कर्मियों पर तुरंत कार्रवाई हो गई थी। और उसके बाद शराब घोटाले को रोकने के लिए, चाहे वो गोदाम में बोतलें चोरी होने का मामला था या फिर जो गाड़ियां निकलती हैं गोदाम से उन पर सर्वेलेंस की बात थी, तुरंत अनिल विज जी ने और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कार्रवाई करते हुए सभी जगह पर गोदामों में सीसीटीवी कैमरास लगा दिए थे और जो सीसीटीवी फुटेज है वो उन वाहनों पर भी लगा दी थी जो वाहन जो है वो कैरी करते हैं उस सामान को, और उनको जो है जीपीआरएस सिस्टम के साथ में जोड़ दिया था। तुरंत कार्रवाई इस पर हमने शुरू कर दी थी। ऐसा नहीं है कि सरकार ने एक लिवरेज लिया था या सरकार उस पर संबंधित कार्रवाई नहीं कर पाई। ये संबंधित कार्रवाई बिल्कुल नेहा धवन जी, आपने एक्सप्लेन किया कि सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया गया और हम भी बिल्कुल जानते हैं कि जब पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने खुद टीम जो थी वो गठित की थी, उसको भी हम वो जांच किस तरह से हुई थी वो भी सबने देखा था, सबने समझा था। लेकिन क्योंकि अब सीबीआई और ईडी की मांग भी उठने लगी है और इस बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी ये कह चुके हैं कि अगर कोई लिखित में शिकायत आती है, कोई एप्लीकेशन आती है तो मैं संज्ञान में लूंगा। सबसे पहले वो बयान भी मुख्यमंत्री का सुनाते हैं, शराब घोटाले को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है। आज चाहे मैं इसके अंदर मुखिया के तौर के ऊपर देख रहा हूं, भ्रष्टाचार से किसी प्रकार का समझौता नहीं है। कोई भी व्यक्ति है अगर भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होगा उसके खिलाफ सरकार क्या जांच करवाएगी? आपने जैसा कहा कि उनके विधायकों ने भ्रष्टाचार की बात की, उनकी जांच होगी सरकार। देखिए उनके विधायक ही उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, कोई और नहीं। हमने कहा है जीरो जांच का, अगर हमारे पास अगर कोई एप्लीकेशन आती है बिल्कुल उसकी जाँच कराएंगे। नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा, ना मैंने आरोप लगाए, मैंने आरोप नहीं लगाए। आपने कहा कि उसकी शिकायत आई है, जांच करें। नहीं, मैंने आरोप नहीं लगाए। वो दुष्यंत जी को पूछना चाहिए कि उसके विधायकों ने, मैंने ये कहा
भी उसके विधायकों ने विधानसभा के अंदर उसके ऊपर कई प्रकार के आरोप लगाए। उसके विधायकों ने लगाए, हमने नहीं लगाए। हम नहीं कह रहे। अगर वो कोई इस प्रकार की बातें करते हैं, जैसा जैसा समय आएगा। देखिए, मुख्यमंत्री के बयान को भी आपने सुना, और देखिए शराब घोटाले में दुष्यंत चौटाला की अब इसके बाद मुश्किलें बढ़ सकती हैं, ये भी बात जो है बार बार उठकर सामने आ रही है। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन यहां पर कर देते हैं। शराब घोटाले से हरियाणा सरकार को करीब 9,519 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ था, और क्या कुछ उसमें मुख्य बातें सामने आई थी। देखिए, गुजरात में 70 से 80% तक शराब की जो तस्करी है वो हरियाणा से होती है। सिर्फ गुजरात में ही नहीं, शराब की तस्करी दिल्ली में भी होती है, इसके साथ बिहार में भी हरियाणा से शराब की तस्करी होती है, और पिछले 3 सालों में हरियाणा से दिल्ली में शराब की तस्करी बढ़ी है, यह भी रिपोर्ट में सामने आया था, जैसा कि जानकारी खुद प्रदीप रापड़िया जी ने भी दी। चलिए चर्चा को आगे कंटिन्यू करेंगे। और विवेक चौधरी जी, मेरा सवाल अब आपसे होगा। देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आपने बयान को सुना होगा। एक तो वो ये बात कहते नजर आए हैं कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं होगा, दूसरी उन्होंने ये भी बात कह दी है कि जेजेपी के जब खुद ही जो विधायक हैं, जेजेपी के जब नेता जो हैं, वो खुद ही जब आरोप लगा रहे हैं दुष्यंत चौटाला पर, भ्रष्टाचार के बड़े बड़े गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं, तो अगर लिखित में कोई शिकायत आती है इस पर तो एक्शन लेने से परहेज नहीं करेगी सरकार। श्रेष्ठी जी, मैंने रापड़िया जी को भी सुना, मैंने नया धवन जी को भी सुना, मैंने आपकी रिपोर्ट को भी सुना, मैंने मुख्यमंत्री जी को भी सुना। बहुत विस्तार से नया जी ने भी बताने का काम किया और रापड़िया जी ने भी बताने का काम किया कि ये घोटाला जो हुआ वो 2020 और 19 और 20 के बीच में हुआ। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, सरकार कब बनी थी? 2019 नवंबर में सरकार बनी थी, और उसके बाद अगर ये कहते हैं कि कोई घोटाला हुआ, घोटाला तो पहले से चला आ रहा था। हमने तो उस घोटाले के ऊपर फुल स्टॉप लगाने का काम किया। अभी नेहा जी ने बताने का काम किया कि होम डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों के ऊपर, एसएचओ के ऊपर, कुछ और पुलिस के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की गई। आज साहब रापड़िया जी ने भी बताने का काम किया कि गुजरात, बिहार, दिल्ली, कहीं कहीं हरियाणा की शराब जा रही है, तो वो एक्साइज डिपार्टमेंट नहीं पहुंचा रहा। बॉर्डर पे जो ड्यूटी है वो गृह विभाग की है, पुलिस के अधिकारियों की है। किसकी मिलीभगत से शराब पहुंची, वो सारी चीजें जांच में सामने आनी चाहिए। किसने शराब को एक्सपोर्ट किया, वो सबके सामने आना चाहिए। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, जांच होनी चाहिए। अगर कोई भी आरोप लगता है तो वो पूरे कैबिनेट पे लगता है, और कैबिनेट में कौन कौन था, कौन गृह मंत्री था और कौन मुख्यमंत्री था। आबकारी विभाग किसके पास था शराब घोटाले के समय? नहीं, अगर कार्रवाई किसी के ऊपर हुई है तो होम डिपार्टमेंट के ऊपर हुई है नया जी। अगर शराब किसी की कस्टडी में से चोरी हुई है तो वो होम डिपार्टमेंट की कस्टडी में से चोरी हुई है। आबकारी विभाग की कस्टडी में शराब नहीं थी, शराब थी होम डिपार्टमेंट की कस्टडी में। अगर जवाबदेही किसी की है तो वो होम डिपार्टमेंट की है। हमने बारी बारी कहा, अगर आप कहते हैं कि आबकारी विभाग की कस्टडी में से चोरी हुई है तो कहलवा दीजिए रापड़िया जी से। यह रिपोर्ट क्यों नहीं सामने करते? 2021 की रिपोर्ट को किसने कहा रोकने के लिए? आप पब्लिक के सामने कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता लग जाएगा कौन चोरी कर रहा था, कौन करवा रहा था, सबको पता लगना चाहिए। आज यहाँ बैठ के अगर कोई ये कहता है कि दुष्यंत जी ने कर दिया, आप करिए ना। 2021 से आज 2024 है, किसने रोका? 4.5 साल में इनको नहीं याद आया कि कोई घोटाला हो गया। घोटाला तो पिछले समय से चला आ रहा था। पूर्व के जो मिनिस्टर थे, आबकारी मिनिस्टर, उनके समय से चला रहा था। हमने घोटाले को बंद करने का काम किया। अगर हमारे टाइम में घोटाला हुआ होता तो एक्साइज का रिवेन्यू बढ़ता। ठीक है, तो आपके क्यों विधायक सवाल खड़े करते हैं दुष्यंत चौटाला पर, भ्रष्टाचार की बातें वो क्यों करते हैं, इस पर भी आपसे मैं जवाब लूंगी आपसे, लेकिन उससे पहले पूर्व सीएम, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा है वो भी सुना देते हैं। एक बाइट सुनेंगे फटाफट से। जो आरोप किसी पर भी लगते हैं, केवल एक नाम नहीं, कभी भी आरोप कोई लगाता है तो हम आरोप लगाने वाले की भी तसल्ली करते हैं, जिसके ऊपर लगाया गया उसकी भी जांच कराते हैं, दोषी को बख्शते नहीं हैं, निर्दोष को कुछ होता नहीं। पहली बात तो मुझे ये बताएं, जिस जांच की बात वो करते हैं उसके मुखिया थे मनोहर लाल, उसकी जांच करवाएं। रोका किसने? और जब मनोहर लाल मुखिया थे तब अनेक बार विधानसभा में भी ये मांगे उठी, वो जांच करवाते। मैं तो आज भी वेलकम करता हूँ, स्वागत है, इस तरह की जांच जो है वो करवाएं ताकि दूध का दूध पानी का पानी निकले।
आज मनोहर लाल किस हैसियत से ये कहते हैं कि हम जांच करवाएंगे? देखिए, आपने अजय चौटाला को भी आपने सुना और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी आपने सुना। इस पर मैं रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अमित का रुख करना चाहूंगी। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी भी बने हुए हैं लगातार। अमित, देखिए, सवाल उठ रहे हैं। जेजेपी विधायकों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए दुष्यंत चौटाला पर, ये सबने सुना। उसके बाद शराब घोटाले में एक नया जिस तरह से एंगल सामने आया, जब प्रदीप रापड़िया जी ने पत्र लिखकर काफी कुछ खुलासे किए। इधर जेजेपी सीधे सीधे आरोप लगा रही है बीजेपी पर। वो कह रही है कि तब बीजेपी के टाइम से पहले से ये घोटाला हो रहा था, हमने तो उसको रोकने का काम किया है। इधर आपने अजय चौटाला के भी बयान को सुन लिया। कह रहे हैं उस दौरान तो मुखिया कौन था, मनोहर लाल थे, तो जब बार बार मांग उठी थी तो फिर क्यों कोई ऐसा सख्त एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि नेहा धवन जी भी कह रही हैं कि एक्शन तो लिया गया था, एसआईटी की जांच हुई थी, टीम भी गठित की गई थी। अमित, आप किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह से समझ रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए सृष्टि, हमारे साथ प्रबुद्ध प्रवक्ता बीजेपी की नेहा धवन जी मौजूद है और वो खुद भी कह रही थी कि मैं अधिवक्ता भी हूं साथ साथ, और विवेक चौधरी जी मौजूद हैं। दोनों ने ही अपनी अपनी पार्टी का भी पक्ष रखा है और साथ साथ पूरे मामले पर जो है रोशनी डाली है। प्रदीप रापड़िया जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनको पहले तो बधाई निश्चित रूप से कि उन्होंने यह मामला उठाया। चाहे जब भी उनके ध्यान में आए इस तरह का मामला, उन्होंने उठाया उसको मजबूती से। और उनके पत्र को ही आप देखिए, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि किस प्रकार से जो आबकारी विभाग, पुलिस और राजनीतिज्ञों का एक सिंडिकेट इसके पीछे काम कर रहा था। मैं अभी विवेक चौधरी जी को भी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमने रोकने का काम किया। खाली रोकथाम से तो विवेक जी बात नहीं बनती। पिछले अगर आपने कहा कि पीछे से पाप चला रहा था, हमने रोक दिया, लेकिन जो पाप करने वाले अगर थे उस समय, तो उन्हें आपने उजागर आपने क्यों नहीं किया? मैं अभी दिल्ली हमारा पड़ोसी प्रदेश है और देश की राजधानी है, वहां के मुख्यमंत्री अभी जेल में है आबकारी नीति बनाने को लेकर। अभी प्रदीप रापड़िया जी भी कह रहे थे कि 200-300 करोड़ का कोई मामला रहा और उसमें सारा खुलासा हुआ। यहाँ करीब 9,519 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। और देखिए, यह एक तरह से अंतर्राज्यीय स्तर का एक बड़ा घोटाला सामने आया है। जिस प्रकार से गुजरात और उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली सरकार ने भी लिखा कि यहां से शराब आ रही थी और किस तरह से करीब 50 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सोनीपत के खरखोदा में गोदाम में शराब रखी हुई थी, वो गायब हो जाती है कोरोना के दौरान में, और उस दौरान वो शराब जो विदेशी शराब थी वो गायब हो जाती है और उसकी चोरी का भी आज तक पता नहीं चलता है। तो इस तरह का एक जो चाहे देखिए किसी रूप में, चाहे आरोप प्रत्यारोप किसी पर लगाई जाए, जांच करवाएंगे, दोषी होंगे, कार्रवाई होगी, इस तरह के बयान जो है वो सियासी बयान होते हैं। लेकिन असली बात यह है कि इस मामले में जो पीड़ित लोग हैं उन्हें इंसाफ कब मिलेगा और कौन उन्हें इंसाफ दिलाएगा। और सीधे रूप में विवेक चौधरी जी ने तो गृह विभाग पर उंगली उठा दी है, लेकिन इसमें आबकारी विभाग का भी उतना ही दोष था जितना कि गृह विभाग के। अगर पुलिस कर्मचारी सीधे रूप में गृह विभाग में तो होते हैं, लेकिन वे उन्हें एक्साइज डिपार्टमेंट से जोड़ के भी रखा जाता है। ऐसे में एक्साइज डिपार्टमेंट के लोगों की, अधिकारियों की जिम्मेदारी तो तय होती है। और निश्चित रूप से अमित, क्या अब बात यहाँ तक पहुंच गई है कि ईडी और सीबीआई की ही जांच पर अब भरोसा किया जा सकता है इस मामले में, शराब घोटाले मामले में? जी निश्चित रूप से सृष्टि, जब आपके सामने है, हमारे प्रबुद्ध प्रवक्ता यहाँ मौजूद हैं, उनके सामने एसआईटी की रिपोर्ट है 2021 में आई थी। नवंबर 2020 में शराब की, जहरीली शराब से मौतें हुई और एसआईटी नवंबर में ही बिठा दी गई। 3 महीने में रिपोर्ट आ गई, 2021 में हमारे सामने रिपोर्ट आ गई। उसके बाद इतने साल बाद कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कौन लोग हैं जो उन्हें बचा रहे थे और कौन लोग हैं, चाहे वो उस समय उन्होंने कहा कि रोक दिया गया, लेकिन फिर बचाया किस लिए? तो ऐसे में ईडी और सीबीआई की जांच इसलिए भी इस मामले में जरूरी हो जाती है क्योंकि यह मल्टी स्टेट का मामला है। अंतर्राज्यीय स्तर का जब मामला होता है उसमें कई एजेंसियों को, खासतौर पर केंद्रीय एजेंसियों को इन्वॉल्व होना पड़ता है, तभी घोटाले का जो है वो उस पर से जो है जांच पर पर्दा जो डला हुआ है अब तक वो उठेगा और जो लोग इसमें दोषी हैं वो फंसेंगे और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जो लोग मरे हैं उनकी आत्माओं को शांति मिलेगी और इंसाफ मिलेगा। जी नेहा धवन जी, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ घोटाले की ही नहीं हो रही है, जैसा कि अमित ने भी बोला, इंसाफ भी मिलना है। जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनके परिवार वालों को, उनको इंसाफ भी मिलना बाकी है।
बिल्कुल सृष्टि जी, इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि सरकार जो है वो संवेदनशील है और हम उन लोगों के साथ में तब भी खड़े रहे थे जिनके साथ ये घटनाएं हुई थी, उनके परिवारों के साथ में सरकार खड़ी रही थी। आप भी जानती हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उन परिवारों के नाम पर मुआवजा भी दिया था और उन परिवारों के सुख दुख में खड़े रहने का हमारे नेताओं ने भी काम किया था और हमारी सारी संवेदनाएं ऐसे परिवारों के साथ हमेशा है। मैं यहाँ पर छोटी सी बात टेक्निकल करना चाहूंगी, जो अभी बहुत सफाई से विवेक चौधरी जी ने अपनी जेजेपी पार्टी के जो उनके नेता हैं वरिष्ठ दुष्यंत चौटाला जी को बचाने का काम करते हुए सीधा सीधा आक्षेप लगा दिया हमारे गृह मंत्रालय पर और गृह मंत्री पर। मैं विवेक चौधरी जी को ये बात बताना चाहूंगी, शायद उन्हें ज्ञान नहीं है इस बात का कि जिस समय कोरोना काल आया था और कर्फ्यू लगा था, उस समय L1 और L13 जो हमारे गोदाम हैं, उन गोदामों को 2 साल के लिए सील किया गया था और वो सील जो किया गया था आबकारी विभाग द्वारा किया गया था। और कोरोना काल के कर्फ्यू लगने से पहले जो स्टॉक था L1 और L13 में, और वो आबकारी विभाग के पास में 2 साल के लिए सील बंद था। और जब कोरोना काल हटा, 2 साल के बाद वो सील हटा, उसके बाद जो SIT कमेटी ने स्टॉक का जो है टैली किया उसको कि उससे पहले का स्टॉक क्या था और 2 साल के दौरान स्टॉक कितना रह गया, वो SI कमेटी ने जांच किया था और वो गृह मंत्रालय के अंडर नहीं था। वो सीलिंग जो गोदामों की गई थी आबकारी विभाग के अंडर थी और वो आबकारी विभाग जेजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के विभाग का बात है, ना कि गृह मंत्रालय की बात है। तो विवेक जी, यहाँ से आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। और मैं आपको ये बात निश्चित तौर पर बताती हूँ सृष्टि जी, देखिए हरियाणा प्रांत में भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी हमेशा से लड़ाई रही है, मुहिम रही है और हमने बहुत सारे ऐसे काम किए, केवल इस मामले में ही नहीं। और जब ये मामला सामने आया था उसके बाद धरपकड़, आपको भी मालूम है, लगभग पूरे प्रांत में हमने 836 के आसपास जो है शराब तस्करों को गिरफ्तार किया था और कम से कम लाखों की संख्या में देसी और अंग्रेजी शराब की बोतलें, बियर की बोतलें हमने जो है ऐसे ही सड़कों पर बहाई थी, क्योंकि वो हमने कलेक्ट की थी जो कि अवैध शराब थी। निरंतर उसके बाद से हमने, हमारे गृह मंत्रालय ने और गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री अनिल विज जी ने ये मामला संज्ञान में लेते हुए इस पे कड़ी कार्रवाई की थी और बहुत सारे तस्कर हमने गिरफ्तार भी किए थे अलग अलग जिलों से। और कई बार तो ऐसा भी देखने को मिला था, मुझे ध्यान है लगभग 14 मार्च 2023 की घटना है या फिर 9 मार्च 2023 की घटना है, जब सभी डिस्ट्रिक्ट के सभी थानों में एक साथ छापामार की कार्रवाई की गई थी। इस तरह की बहुत सारी कार्रवाई जो है हरियाणा सरकार ने तब निरंतर की थी और नशे को रोकने के खिलाफ भी हमने कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है हरियाणा में प्रांत में जो है शुरू की थी। और अभी भी हम ये आश्वासन दिलाते हैं कि आगे भी जो कार्रवाई होगी, चाहे वो इसी कमेटी की बात है, इसी केस की बात है, इस पर भी जो भी संभव प्रयास होंगे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और निष्पक्ष जांच करने के लिए, चाहे वो CBI के द्वारा हो, चाहे वो ED के द्वारा हो, हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। ठीक है, मैं विवेक चौधरी जी से इस पर जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं प्रदीप रापड़िया जी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए आपने भी कहा कि रिपोर्ट में जो बात सामने आई है उसमें कहा जा रहा है कि शराब माफिया, एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस विभाग सभी की मिलीभगत थी। तो आबकारी विभाग भी कहीं ना कहीं इसमें उसकी भी मिलीभगत जो है वो साफ तौर पर पाई गई है। ये आपने खुद कहा कि रिपोर्ट में ऐसी बात सामने आई है। और रापड़िया जी, बड़ी बात यहां पर यह है, बड़ा सवाल ये है कि देखिए सरकार में उस वक्त बीजेपी और जेजेपी दोनों थे और शराब घोटाले से सरकार को भी काफी नुकसान हुआ है, राजस्व का भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है, जिसकी जानकारी भी आपने खुद दी। तो ऐसे में ऐसा तो है नहीं कि इसकी भनक किसी को लगी नहीं होगी, और अगर करोड़ों का नुकसान हो रहा है उसके बावजूद कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जाता तो भी सवाल खड़े होते हैं। देखिए मैडम, 2-3 बातें मैं इस पे कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो जैसे नेहा जी ने कहा कि पढ़ने में जो है 3 साल का टाइम लग गया, तो वो भी एक सोचनीय विषय है, क्योंकि मैंने तो वो रिपोर्ट लगभग जो है इनफॉर्मली क्लाइंट के पास आई तो कुछ घंटों में ही पढ़ ली है, वो कुछ ऐसा नहीं था कि 3 साल पढ़ने का टाइम लगा। दूसरी बात कि लगभग 1 साल पहले मैंने हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी कि सरकार इस रिपोर्ट को हाईकोर्ट के सामने पेश करे, और उसकी कॉपी सरकार को एडवांस में दी हुई है, एडवोकेट जनरल ऑफिस को दी हुई है। उसके बावजूद भी आज तक जो है सरकार ने इस रिपोर्ट को हाईकोर्ट के सामने पेश नहीं किया। तीसरी बात कि जहां पे डिस्टिलरी होती है, शराब बनाने की फैक्ट्री होती है, वहां पे एक्साइज डिपार्टमेंट के बहुत सीनियर ऑफिसर की जिम्मेवारी होती है, जहां से शराब निकलती है, जहां से जो है ये गोरख धंधा स्टार्ट होता है,
वहां पे एक्साइज विभाग के एक ऑफिसर की ड्यूटी होती है, एसआईटी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं उस लेवल पे भी मिली बात जो है डिस्टिलरी वाले की और उस कंसर्न अधिकारी की और पुलिस ऑफिस की मिली बात हुई कि जहां से ये सारा जो है स्कैम संभव हो पाया। और दूसरी सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे बीच में बात आ रही है कि होम डिपार्टमेंट और वो, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि कई पुलिस ऑफिसर्स भी और खासतौर से जिनके जो टैक्स के लिए जिम्मेवार लोग हैं उन लोगों की पूरा टेलीफोन का चार्ट किया हुआ है रिपोर्ट में, जो उनकी रेगुलर आपस में बात होती थी पुलिस डिपार्टमेंट के एक्साइज ऑफिसर्स की और उनका जो जिम्मेवार है इस कांड के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी जो है अभी हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार क्यों कर रही है सरकार? सरकार के पास में कानून के हिसाब से पावर है कि वो कभी भी सीबीआई और ईडी को हैंड ओवर कर सकती है इन्वेस्टिगेशन। लेकिन यह कमाल की बात है कि पिछले 4 सालों से शायद सरकार वेट कर रही है कि हाई कोर्ट कोई आदेश करेगा। ये बड़ी ही हास्यजनक बात है। नेहा धवन जी, आप इस पर शॉर्ट में कोई कमेंट करना चाहेंगे कि हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार क्यों हो रहा है? देखिए, कुछ चीजें टेक्निकल होती हैं और मैं बस इतना ही कहूंगी कि इस पर जो भी कार्रवाई होगी वो निष्पक्ष होगी और हम जनता की भलाई के लिए काम करेंगे, प्रदेश के भलाई के लिए ही हमेशा काम करेंगे। और इस जांच में भी आगे जो भी फर्दर रहेगा, चाहे वो सीबीआई से हो, ईडी से जांच हो, जो भी बेहतर होगा वो जरूर करवाया जाएगा। टाइम कम है तो मैं विवेक चौधरी जी को आप पूरा टाइम देना चाहूंगी आखिर का। विवेक जी, देखिए, आप सरकार पर सवालिया निशान खड़े करते नजर आए थे, गृह विभाग पर आप इसकी जिम्मेदारी थोप रहे थे, लेकिन आपने प्रदीप रापड़िया जी को भी सुन लिया, नेहा धवन जी को भी सुन लिया, और जिस तरह की रिपोर्ट सामने आई है सीधे सीधे एक्साइज विभाग, आबकारी विभाग की मिलीभगत इसमें पाई गई है। नेहा जी, हमने मना कब किया? आपने कहा होम डिपार्टमेंट का जिक्र किया, मैं अपनी बात कर दूं। हाँ। अभी मैं सुन रहा था नेहा धवन जी ने जो बात कही, नेहा धवन जी ने शुरुआत में कहा कि 15 किलो की रिपोर्ट थी। आप सरकार चला रहे हैं, कबाड़ी की दुकान चला रहे हैं, जो रिपोर्ट को भी आप तोल के रखने का काम करते हैं। अभी रापड़िया जी ने बहुत अच्छे से बताने का काम किया कि कुछ घंटों में उन्होंने रिपोर्ट पढ़ ली। किसने रोका रिपोर्ट को बाहर आने से? अगर कोई भी घोटाला होता है, किसी भी डिपार्टमेंट में घोटाला होता है नेहा जी, वो डिपार्टमेंट माइनस में जाता है, ना कि प्लस में आता है। हमने रोकने का काम किया, रोकने के बाद जांच कराने का काम भी हमने किया, जांच कराई। अगर मुख्यमंत्री जी के डिपार्टमेंट में कोई फाइल पड़ी रहती है तो उसके लिए जेजेपी जिम्मेवार नहीं है, वो मुख्यमंत्री जी जिम्मेवार हैं। अगर उनके पास उनके ऑफिस में कोई फाइल पड़ी रहती है तो उसके लिए कोई और जिम्मेवार नहीं है। आज आप कह रहे हैं कि घोटाला हो गया, घोटाला होने के बाद जो रेवेन्यू है वो डबल कैसे हो गया? अगर कोई घोटाला हमारे कार्यकाल में हुआ है तो रेवेन्यू डबल कैसे हो गया? जो 6,000 करोड़ था उसको हम 12,000 करोड़ तक कैसे ले जाने में कामयाब हुए? नहीं तो जेजेपी की तरफ से उस दौरान कदम क्या उठाए गए? डेप्यूटी सीएम भी थे दुष्यंत चौटाला, आबकारी विभाग भी उनके पास था। मैं बता रहा हूँ, सुनेंगे अगर आप। नेहा जी अभी बता रहे थे कि हमने कैमरे लगवाए, इनको एक्चुअल में पूरी बात का ही नहीं पता। हमने एक कंट्रोल रूम बनाया, हमने कैमरे लगवाने का हर डिस्टिलरी में काम किया, हमने वहां मीटर लगाने का काम किया, डिस्टिलरी मीटर लगाने का काम किया, जिसमें एक एक बूंद को बोतल में जाने तक मापा गया। एक गाड़ी तो दूर की बात, एक बोतल भी डिस्टिलरी से अवैध रूप से नहीं निकल सकी। इसी कारण रेवेन्यू बढ़ा। अगर कोई चीज पिछले समय से चली आ रही थी, मैं बार बार कहता हूँ, अगर हमने कोई घोटाला किया आप क्यों नहीं पब्लिकली करते? आज होम डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी अपने आप मान चुके हैं। रापड़िया जी ने भी बताने का काम किया कि हाँ, होम डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से अगर बॉर्डर से कोई चीज जा रही है तो वो कौन लेके जा रहा है? अगर हरियाणा प्रदेश से बाहर जा रही है तो वो एक्साइज डिपार्टमेंट नहीं लेके जा रहा। वहाँ किसकी ड्यूटी है? बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर की सुरक्षा की किसकी ड्यूटी है? आज के दिन जांच का विषय है, जांच हो भी रही है, और बार बार मैं कह रही हूँ कि ये जो जांच की रिपोर्ट आई है उसमें एक्साइज विभाग की भी मिलीभगत पूरी सामने आई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप उस पर कहने से कुछ भी थोड़ा बच रहे हैं और सीधे सीधे आप गृह विभाग पर भी डालने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, देखते हैं कि आगे इसमें क्या कुछ होता है। जिस तरह से प्रदीप रापड़िया जी ने पत्र लिखकर आगे कदम बढ़ाया है और अब ईडी सीबीआई की जांच की मांग लगातार वो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद नेहा धवन जी, विवेक चौधरी जी, अमित तिवारी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और प्रदीप रापड़िया जी, आपका भी बहुत धन्यवाद।